हेलो दोस्तों, एकलव्य एकेडमी परिवार में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी के अंदर हमारी कुछ चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं जो आपने हमारी पिछली वीडियो में देख ली होंगी। तो आज जो हम यहाँ पर कर रहे हैं वो हमारा शब्द रूप का ही भेद है। हमने शब्द रूप के अंदर ही किए थे कि इतिहास के आधार पर, विकार के आधार पर, अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है विकार के आधार पर स्वर के भेद। क्या करेंगे हम? विकार के आधार पर स्वर के भेद कर रहे हैं। और विकार के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं जी? सॉरी, विकार के आधार पर हमारे जो भेद होते हैं वो होते हैं दो। कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होते हैं विकारी और एक होते हैं अविकारी। लेकिन जो ये विकार है इसे और कौन कौन से नामों से जाना जाता है? तो इस विकार को क्या कह सकते हैं कि व्याकरण के आधार पर या फिर व्याकरणिक के आधार पर या विकार के आधार पर या कह दें प्रयोग के आधार पर, ये सारे नाम इसी के हैं। या फिर कह दें परिवर्तन, विकार का मतलब ही है परिवर्तन। इन सब के आधार पर शब्द के भेद कितने हो जाते हैं? तो हो जाते हैं जी दो। कौन कौन से? पहला विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी और दूसरा अविकारी। और विकारी में कौन कौन से आते हैं? तो देखिए जी, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा कि मोहन विद्यालय, कक्षा में लिख देते हैं, विद्यालय तो सभी जा रहे हैं। मोहन कक्षा में बैठा है। ठीक है, मोहन कक्षा में बैठा है। अब देखो, मोहन था तो कक्षा में बैठा था, और अगर इस मोहन को हम मोहिनी कर दें, मोहिनी कर दो, चमेली कर दो, जो चाहे, तो मोहिनी कक्षा में बैठी है। ठीक है, अब मोहन लड़का था तो इसीलिए उसकी क्रिया क्या आ रही थी? बैठा। और मोहिनी लड़की है, स्त्रीलिंग है, इसीलिए उसकी क्रिया क्या आ रही है? बैठी। ऐसे ही क्या होता है इसके अंदर कि यहाँ पर अभी देखो हमने पुल्लिंग का स्त्रीलिंग किया। अब हम मोहन एक वचन है, मोहिनी भी एक वचन है। हम मोहिनी की जगह पर बच्चे भी कर सकते हैं ना, कि बच्चे कक्षा में, क्रिया क्या बदल जाएगी? बैठे हैं। तो विकारी शब्दों के अंदर क्या होता है कि जहां पर लिंग, वचन, काल और क्रिया के आधार पर जहां परिवर्तन हो जाता है वो चीज क्या कहलाती है जी? हमारी वो चीज कहलाती है हमारी विकारी शब्द। और जहां पर अब हमने ये सेंटेंस लिखा था कि मोहन कक्षा में बैठा है, इसके अंदर विकारी शब्द कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम कह दें कि मोहन कक्षा में धीरे धीरे लिखता है, या फिर मोहन धीरे धीरे चलता है, मोहन अंदर से आता है। अब मोहन का बच्चे बना दो, बच्चे अंदर से आते हैं, माता जी अंदर से आती हैं, या फिर शिक्षक अंदर से आते हैं। कोई भी चीज बदल दो, वहां पर क्रिया बदलेगी, संज्ञा बदलेगी, सर्वनाम बदलेगा, या फिर हम कह दें कि हमारा लिंग बदलेगा, वचन बदलेगा, पुरुष बदलेगा, लेकिन अंदर जो शब्द हम वाक्य में यूज कर रहे हैं वो नहीं बदलेगा। तो यही वो शब्द है जो क्या कहलाता है? अविकारी शब्द। यानी कि वे शब्द जो लिंग, वचन, काल व क्रिया की दृष्टि से परिवर्तित नहीं होते, अर्थात जिसमें परिवर्तन नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी के अंदर हमारे कौन कौन से आ जाते हैं? तो इसके अंदर आ जाते हैं हमारा संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम के बाद क्या आ जाता है? विशेषण, विशेषण के बाद आ जाती है क्रिया। ठीक है, और
अविकारी शब्द के अंदर केवल एक भेद आ जाता है जिसका नाम है अव्यय, और इस अव्यय को क्रिया विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्रिया विशेषण। तो हमने देखा कि विकार, व्याकरण, व्याकरणिक प्रयोग या परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेद कितने? दो। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। और विकारी के भेद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, तो जो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है संज्ञा। क्या होती है संज्ञा और क्या चलते हैं संज्ञा के अंदर रूल? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संज्ञा की परिभाषा। क्या होती है संज्ञा की परिभाषा? तो आप लोग मुझे बताएं कि अगर मैं कहूं कि रात, क्या संज्ञा है? या फिर बात, या कमरा, या पेन, माइक, स्पीकर, या फिर समय, क्या इन सब चीजों में संज्ञा है? तो हाँ, इन सब चीजों में संज्ञा है, क्योंकि सिंपल सी भाषा में अगर कहा जाए तो जिस भी वस्तु का नाम बता दिया जाता है वो चीज क्या कहलाती है? वो चीज कहलाती है जी संज्ञा। संज्ञा का मतलब ही है नाम, अर्थात जिस भी चीज का, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान का नाम बता देना ही संज्ञा कहलाता है। इसके अलावा एक चीज और आ जाएगी इसमें, भाव। यही तो परिभाषा पढ़ते हैं हम, जहां किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है वो चीज संज्ञा कहलाती है। अब इसमें केवल आप लिमिट तय कर देते हो कि व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, तो डिफाइन नहीं कर पाते, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बस सिंपल सी बात याद रखो, कोई भी वो चीज जिसका आपको नाम पता है वो सब चीज संज्ञा है। ठीक है, और संज्ञा के भेद किस किस आधार पे होते हैं ये चीज समझ में आई? व्यक्ति का नाम हो, वस्तु हो, स्थान हो या फिर भाव हो। ठीक है, वो चीज क्या हो जाएगी? संज्ञा। तो अब इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संज्ञा के किस किस आधार पर भेद होते हैं। सबसे पहला है हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। तो देखो जी, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर, इस व्युत्पत्ति का मतलब होता है रचना या फिर बनावट। दूसरा होता है हमारा प्रयोग के आधार पर संज्ञा के भेद। मैं आपको पहले नाम बता रही हूं कि किस किस आधार पर भेद पूछे जाते हैं। और तीसरा है अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, जिसमें व्युत्पत्ति को ही रचना या बनावट भी कह दिया जाता है। तो इस व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। और तीन का नाम क्या है? तो सबसे पहले इसमें आ जाती है हमारी रूढ़ संज्ञा, दूसरी आ जाती है हमारी यौगिक संज्ञा, और तीसरी आ जाती है रूढ़ यौगिक संज्ञा। ठीक है, सारे शब्दों में लगा देते हैं संज्ञा, 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 रूढ़ यौगिक संज्ञा। इसमें क्या होता है रूढ़ यौगिक संज्ञा के अंदर? सबसे पहला रूढ़, रूढ़ का मतलब होता है कठोर। तो वे शब्द जो कठोर होते हैं, कठोर का मतलब जिन्हें अगर हम तोड़ दें तो टूटने के बाद उनमें इतना कुछ अंश बचता ही नहीं कि वो अपना कोई अर्थ प्रकट कर सकें। तो जैसे मान लो मैंने इसमें एक शब्द लिख दिया, शब्द का नाम है घर। अब घर की मैं संधि विच्छेद करूं तो एक हो गया घ, एक हो गया र। तो घ और र जैसे ही टूट के अलग हो जाते हैं, इसका कोई अर्थ शेष नहीं बचता, तो ये बच जाता है हमारा रूढ़ संज्ञा का शब्द, या बन जाता है रूढ़ संज्ञा का शब्द। तो सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं वे शब्द जो टूटने के बाद अपना कोई अर्थ शेष नहीं रखते, रूढ़ संज्ञा के शब्द कहलाते हैं। दूसरा आ जाता है यौगिक संज्ञा। यौगिक का मतलब क्या होता है? जोड़। जहां पर दो शब्दों का जोड़ हो रहा हो, योग हो रहा हो, वही होंगे हमारे यौगिक संज्ञा के शब्द। और इसके अंदर कैसे शब्द आ जाते हैं? जैसे आ जाता है हमारा विद्यालय, विद्यालय, या फिर
या फिर शब्द आ जाए इसमें हमारा शिवालय, शिवालय या फिर विद्यालय। अब हम इन दोनों शब्दों की संधि विच्छेद कर देंगे। इसके अंदर संधि विच्छेद किया तो क्या बन जाएगा इसमें, विद्या प्लस आलय। ठीक है, दो टुकड़े हो गए ना, विद्या प्लस आलय। विद्या का मतलब क्या होता है, ज्ञान, और आलय का मतलब घर। तो जो ज्ञान का घर होता है उसी को कहा जाता है विद्यालय। तो यहाँ पर जब हमने इसके शब्दों में संधि विच्छेद की तो दोनों शब्द जब अलग हुए तो दोनों का ही शेष अर्थ बचता है, इसीलिए वो किसमें चला जाता है, यौगिक संज्ञा के अंदर। तीसरा और लास्ट हमारा इसमें आता है रूढ़ यौगिक संज्ञा के शब्द। तो वे शब्द जो टूटने के बाद अर्थ तो प्रकट करते हैं, लेकिन कौन सा, तीसरा। तो तीसरा जैसे इसके अंदर कौन से शब्द आ जाते हैं, जलज या फिर पंकज या फिर दिगंबर, दो ही ले लेते हैं। अब जैसे हम जलज शब्द में संधि विच्छेद करें, हमने कर दिया इसका जल प्लस ज। जल का अर्थ पानी और ज का अर्थ क्या होता है, जा का मतलब है जन्मा। जल से जन्मा है जो, और कौन जन्मा है जल से, तो जल से जन्मने वाला या पैदा होने वाला या उत्पन्न होने वाला होता है कमल। तो यहाँ पर तीसरा अर्थ क्या निकलता है इसका, कमल। तो जहां पर जो शब्द टूटने के बाद कोई तीसरा अर्थ प्रकट करें वो कहलाते हैं हमारे रूढ़ यौगिक संज्ञा के शब्द। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रूढ़ संज्ञा। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी प्रयोग के आधार पर संज्ञा। तो प्रयोग के आधार पर संज्ञा कौन कौन सी होती है, तो देखिए जी, प्रयोग के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं हमारे 5। कितने हो जाते हैं, 5 भेद हो जाते हैं। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। प्रयोग के आधार पर 5 भेद हैं। सबसे पहला इसमें आ जाता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, और 5वां आ जाता है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, कौन कौन से, व्यक्ति, जाति, भाव, द्रव्य और समूह। और अर्थ की दृष्टि से कितने होते हैं, तो अर्थ की दृष्टि से हो जाते हैं जी 3। और अर्थ की दृष्टि से 3 कौन कौन से होते हैं, इसमें पहला हो जाता है व्यक्ति, दूसरा हो जाता है जाति, तीसरा हो जाता है भाव। दोनों के अंदर चीजें सेम ही होती हैं, लेकिन हम इसमें अर्थ की दृष्टि से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें प्रयोग की दृष्टि से तो 5 दे दिए। अब 5 में तो हमें पांचों के नाम पता चल गए, लेकिन अर्थ की दृष्टि से जो 3 बताए हैं उन 3 के अंदर ये दोनों कहाँ चले जाते हैं, तो इसीलिए हम कौन सा पढ़ेंगे, अर्थ की दृष्टि से शब्द संज्ञा के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के भेद में देख लेते हैं। 3 होता है। सबसे पहले आ जाता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, और व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर क्या होता है, यहाँ पर किसी व्यक्ति का या फिर वस्तु का, व्यक्ति वस्तु, ठीक है, और या फिर क्या होगा, स्थान, स्थान। इन 3 चीजों का नाम बताया जाएगा। जहां पर भी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का नाम बताया जा रहा होगा वही होगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम कैसे, व्यक्ति कौन हो गया, हमने कहा राम, राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर राम क्या हो गया, व्यक्ति का नाम हो गया। अब जैसे वस्तु, और वस्तु में हमने कह दिया
कक्षा में बच्चे मेज पर बैठे हैं। कक्षा में बच्चे मेज पर बैठे हैं। तो यहाँ पर वस्तु का नाम क्या आ गया? मेज। ठीक है, मैं आपको इसमें चीजें बता रही हूं कि वाक्य के अंदर व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम कैसे आएगा। या फिर हम कह दें कि राम दिल्ली शहर जाता है। राम दिल्ली शहर जाता है। तो देखो यहाँ पे शहर का नाम आ गया ना। तो ये क्या हो गया हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सारी चीजें एक वचन में प्रयोग होंगी और चीजों का नाम बताया जा रहा होगा, वही होंगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान यही होती है कि उसमें हर चीज का नाम बता दिया जाता है। ठीक है, बाकी की चीजें हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। आज मैंने जितना भी कराया है उसे अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। और चीजें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास से जुड़ने का। ओके, थैंक यू।